नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है। 10 कदम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। आज हम बात करेंगे पटेल किसके सरदार। तो आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इस मौके पर देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सरदार पटेल की विरासत को लेकर सियासत भी देखने को मिल रही है। पटना में गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न मिलने में देरी के लिए कांग्रेस पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि सरदार पटेल को भुलाने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सरदार पटेल के प्रति कांग्रेस के विशिष्ट अभाव की वजह से ही सरदार पटेल भारत रत्न मिलने में 41 साल की देरी हुई। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने देश में न तो सरदार पटेल की कोई समाधि बनवाई, न ही कोई स्मारक बनाया, जबकि पीएम मोदी ने सरकार बनते ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनवाया। और भाई आपको सुनवाते हैं अमित शाह की तरफ से क्या कहा गया। दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद सरदार पटेल के निधन के बाद सरदार पटेल को भुलाने में कांग्रेस पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सरदार जैसे महान व्यक्तित्व को भी भारत रत्न मिलने में 41 साल की देरी हुई और वो देरी केवल और केवल कांग्रेस के सरदार के प्रति एक विशिष्ट अभाव के कारण रही। सरदार पटेल जैसे महान व्यक्तित्व के लिए पूरे देश में ना कोई समाधि बनी, ना कोई उनका स्मारक बना। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की रचना की और एक भव्य स्मारक जो पूरे विश्व में आज प्रसिद्ध हो चुका है, वो सरदार पटेल के स्मारक बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं केवड़िया गुजरात में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। इससे पहले उन्होंने सरदार पटेल को नमन किया, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। आज देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन हो रहा है, जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और खासतौर पर गुजरात में ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पटेल किसके सरदार, इसी पर आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता अपर्णा दीक्षित हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य पंकज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर विजय उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले पंकज मिश्रा जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि अमित शाह जी ने बड़ा आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी पर, क्योंकि बीजेपी तो कहती है हम विकास और विरासत दोनों को साथ साथ लेकर चलते हैं, लेकिन आप लोग विकास पर सवाल उठाते हैं और विरासत की अनदेखी करते हैं। पंकज मिश्रा जी, पंकज जी आवाज मिल रही है आपको? आपका माइक शायद म्यूट हो गया है, उसको अनम्यूट कर लीजिए। पंकज जी आवाज आ रही है आपको? आवाज जी जी अब बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। आ रही मेरी आवाज? जी जी अब बोलिए। देखिए ऐसा है कि देश की आजादी के इतिहास को आप उठाएंगी तो आप ये पाएंगी कि सरदार पटेल हमारे लिए एक राष्ट्र की धरोहर है। कांग्रेस पार्टी उन्हें राष्ट्रीय धरोहर के रूप में देखती है। देश की आजादी से लेकर और देश की आजादी के बाद बनी सरकारों में पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान था। सदैव कांग्रेस उनको एक महापुरुष के नजरिए से देखती है। ये जो आरएसएस जनित ये जो देश में आज भाजपा है, इनका मात्र संगठन आरएसएस है। देश की आजादी के इतिहास को आप देखेंगी तो आप पाएंगी कि इनका देश की आजादी के में कहीं कोई योगदान नहीं, आरएसएस के लोगों का नहीं है, उनका तो था ही नहीं। और जिस सरदार पटेल पर आज अमित शाह जी बोल रहे थे, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि इसी आरएसएस पर सरदार पटेल जी ने ही बैन किया और इन्होंने लिखित दिया था कि हम कभी कोई राजनीतिक संगठन नहीं बनाएंगे। उनके न रहने के बाद इन्होंने राजनीतिक संगठन बनाया। आज ये भाजपा के लोग बोल रहे हैं कांग्रेस ने
नहीं, आप महापुरुषों के सम्मान की बात कर रहे हैं पंकज जी। अगर आप महापुरुषों के सम्मान की बात कर रहे हैं तो वही तो सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन उस सम्मान को देने में, भारत रत्न को देने में 41 साल का वक्त लग गया। ये आवाज नहीं आ रही क्या? जी जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। ठीक है, वापस आएंगे पंकज जी आपके पास। अपर्णा जी, मेरा सवाल आपसे यही है, क्योंकि ये माने कि ऐसे वक्त पे जब, क्योंकि देश को एकता में पिरोने का संदेश देना चाहिए, ना कि हमें बांटने की कोशिश का संदेश देना चाहिए, तो ऐसे वक्त पर इस तरीके का बयान देने का क्या मतलब? देखिए, आज हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आप सभी को शुभकामनाएं, और मैं उनको सत नमन करती हूँ। देखिए, ये कहना एकदम गलत है कि आदरणीय माननीय हमारे जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनको भारत रत्न की उपाधि अगर दी तो भारतीय जनता पार्टी ने ही क्यों दी? क्योंकि उनको उनके जो त्याग, तपस्या और दृढ़ संकल्प को जो धनी थे, वो ऐसे नेतृत्व करने की क्षमता वाले जमीनी नेता थे। वो उन्होंने कभी नहीं चाहा कि हम आगे बढ़ जाएं, अपने नाम को आगे बढ़ा के रखें। जब उनके नाम पर वोट हुए थे तो पहले प्रधानमंत्री बन सकते थे ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, लेकिन गांधी जी की इच्छा के कारण उन्होंने नेहरू जी को बनने दिया, और उन्होंने इस बात को, अपने गुरु की बात को माना, अपने गुरु की बात का अनुपालन किया, और उन्होंने इतनी बड़ी देश के प्रति और समर्पण दिखाया। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिन्होंने देश की आजादी को पहले गृह मंत्री जो थे, ऐसी कई विरासतों को, हमारे जूनागढ़ जैसी विरासत है, कश्मीर जैसी विरासत है, और भी अन्य विरासतों, लगभग 552 विरासतों को एक करने का काम किया। आप जिस आज भारत के मानचित्र को देख पा रहे हैं, ये हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है कि हम आज अखंड भारत की कल्पना कर पाते हैं। अगर वो नहीं होते तो शायद आज हम इस मैप पर नहीं बैठे, ऐसे अखंड भारत के मैप पर नहीं बैठे होते। देखिए, उनकी जो दी गई अपनी देश के प्रति जो अपनी यादें हैं, वो काफी महत्वपूर्ण रही हैं, और ये कह देना बड़ा राजनीतिक रूप से बड़ा आसान होता है कि आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल के हम लौह पुरुष हैं, वो हमारे लिए देश की धरोहर है। अगर देश की धरोहर होते तो आपने इतना वक्त क्यों लगा लिया? आपने अभी तक कोई उनके नाम पर कोई आपने न तो कोई पार्क बनाया, किस उनके नाम को हमेशा पीछे रखा। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी, मालूम है, कपिल श्रीवास्तव जी, अपर्णा जी ये कहना चाह रही है, ना कोई समाधि बनाई, ना कोई पार्क बनाया, और हमने जो है विरासत को सहेजने का काम किया है, लेकिन इस पर सिर्फ और सिर्फ सियासत आप लोगों ने की है। कपिल जी, देखिए, अपर्णा जी को शायद ये नहीं पता है, या इनकी पार्टी को नहीं पता है, ये तो खाली समाधि और स्मारक में व्यस्त है। सरदार सरोवर डैम किसने बनवाया है? नरेंद्र मोदी जी ने बनवाया है। और एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ एक पूर्वांचल में कहावत है कि आन के लइका के मुंह चटले 12 ही बार। वही इनके साथ है। इनके पास कोई महान विभूति है नहीं, तो कांग्रेस के जो तमाम महाविभूतियां, उनमें आपस में लड़ाई लगवाते हैं, कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है। इन्होंने कभी ये प्रश्न किया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं पड़ी थी कि उनको दिया जाना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपिता और कुछ हस्तियां ऐसी होती हैं जो इतनी बड़ी हैं कि वो इस सम्मान से भी परे हैं, जो इंटरनेशनल हस्तियां हैं। आप उनको किसी सम्मान के तहत बांध रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो दी हुई रूलिंग है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूं, जो आतंकवादी संगठन जिसको मानते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसकी विचारधारा से पुष्पित और पल्लवित होती है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, अपर्णा जी, जवाब फूट डालो और राज करो के विरुद्ध, अरे पूरी बात मेरी आ जाने दीजिए, इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई है। और ये जो फूट डालो राज करो के विरुद्ध हम लोगों ने संघर्ष किया अंग्रेजों के खिलाफ, आज काले अंग्रेजों के खिलाफ भी हमको वही करना पड़ रहा है। और देश जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ रही है, संविधान बचाओ यात्रा निकालनी पड़ रही है। और सरदार सरोवर डैम जैसा कोई डैम दे देते, फिर एक बात कुछ कह लेते, तो हमको तो ये लगता है कि इन्हें सोचना चाहिए कि अगर मैं सावरकर, अरे भाई सुनिए, ना उससे कोई फर्क नहीं, ना गलत, ये बहुत गलत, ये बहुत गलत काम, ये बहुत गलत काम, ये बहुत गलत काम आपने चीन से, जो भारत का दुश्मन है,
आपने चीन को 3000 करोड़ रुपया इस स्टैच्यू को बनाने के लिए दिया है, जो 300 करोड़ की लागत से बन सकता था। और दूसरी बात, आपने इसमें अनियमितताएं की हैं, आपने इसमें घोटाला किया है, पूरे देश से लोहा लिया, लेकिन आपने चीन से बनवाया और वो लोहा वहां चीन गया भी नहीं बनने के लिए। आपको सोचना चाहिए कि जो मेक इन इंडिया का शेर था वो आपने ही जो है फ्लॉप शो कर दिया इंडिया के अंदर। तो इस बात से आप किंचित भयभीत मत होइए। अगर कपिल श्रीवास्तव सावरकर की मूर्ति लगवा दे, सावरकर के नाम पे कोई स्मारक बनवा दे, तो हम उनके विचारधारा के पोषक नहीं हो जाते हैं। ठीक है अपर्णा जी, आप आज नाथूराम गोडसे की विचारधारा की पोषक हैं और आरएसएस के वो मेंबर। ठीक है, जल्दी से जवाब दे दीजिए अपर्णा जी, फिर आने मेहमानों के पास। देखिए, पहला आतंकवादी कहा गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन में कहा था कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं, अगर लेना देना निकल आता तो अरे भाई, तो आपके नेता क्यों पुष्पांजलि अर्पित करते हैं? आदरणीय सुन लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था इनके नाम पर राजनीति बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी को नरेंद्र मोदी नहीं मानते हैं? अभी तक आप बताइए ना, नरेंद्र मोदी की पोस्टर के तहत कहीं आपने देखा है अटल बिहारी वाजपेयी की? कहीं आपने पोस्टर देखी है? कहीं आपने आडवाणी साहब का पोस्टर देखा है? वन मैन आर्मी टू मैन शो चलाने वाले नरेंद्र मोदी के पोस्टर पे कभी आपने अटल बिहारी और आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी का आपने फोटो देखा है, जिनको 70 साल की विजय उपाध्याय जी पे मैसेज जुड़े हुए हैं। विजय उपाध्याय जी, आज का दिन तो उन्हें नमन करने का दिन है ना, पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। क्या इस तरीके की सियासत करनी चाहिए फिर उन्हीं के नाम पर? नहीं, देखिए, डेमोक्रेसी में तो लगातार सियासत होती ही रहती है और फूट डालो राज करो डेमोक्रेसी का मुख्य हथियार है। अलग अलग सेगमेंट में लोगों को बांट दीजिए, वैचारिक आधार पे बांट दीजिए, जात के आधार पे बांट दीजिए, धर्म के आधार पे बांट दीजिए, यही डेमोक्रेसी की राजनीति है। हमारे पास वोट ज्यादा हो जाए, चाहे हुक और प्रूफ किसी भी तरीके से। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस तरीके से भारत की रियासतों का विलय कराया, जो अंग्रेजों के जमाने में अलग अलग रियासतों को उन्होंने ऑटोनोमस स्टेटस दे रखा था और दूसरे उनको हक दिए थे, वो सारी रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको विलय कराया। कश्मीर के मामले में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ही कठोर रुख अख्तियार किए हुए थे। हैदराबाद में जिस तरह से रजाकारों ने अलग देश बनाने की कोशिश और पाकिस्तान से मिलने की कोशिश की, उसको भी सरदार पटेल ने नाकाम कर दिया। तो पटेल न सिर्फ किसान नेता थे, न सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े सेनानियों में थे, बल्कि उन्होंने देश का जो आज नक्शा है उसमें उनका सबसे ज्यादा योगदान है। उनके विचारों को लेकर राजनीति बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उनके विचारों में राजनीति फूट डालो राज करो की राजनीति नहीं थी। उनके विचारों में देश को एकजुट करने की राजनीति, और मुझे लगता है आज के दौर में सभी राजनीतिक दलों को इसको ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। पंकज मिश्रा जी, विजय उपाध्याय जी जो बात कर रहे हैं कि देश को एकता में कैसे जोड़ें, इस पर राजनीति होनी चाहिए, ना कि विचारों की राजनीति इस तरीके की जो इस वक्त भी हम देख रहे हैं। पंकज मिश्रा जी। जी, मैं थोड़ा सवाल, थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो कम सुन पा रहा। एक बार आप रिपीट कर दें। पंकज मिश्रा जी, जो आज रन फॉर यूनिटी भी हो रही है, देश की एकता को बनाए रखने के लिए, उसे एक सूत्र में बांधने के लिए जो हम देश भर में कार्यक्रम का आयोजन देख रहे हैं, उस पर राजनीति होनी चाहिए ना? ये आज वक्त है क्या इस पर अलग अलग बहस और मुद्दे लाकर उस पर हम पटेल किसके, इस पर बात करें? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि सरदार पटेल जैसे लोग हमारी राष्ट्रीय धरोहर, और राष्ट्रीय धरोहरों पर कभी राजनीति नहीं होना चाहिए, उनके नाम पर कभी बहस नहीं होना चाहिए। आज उनकी जयंती है, हम सभी देशवासियों को पूरे मन से, और जो उनका संकल्प था इस देश के लिए, जो सोच थी, उनका विचार था, देश की आजादी के आंदोलन के महानायकों में से सरदार पटेल थे। उन्होंने देश की आजादी के समय बड़े आंदोलन किए थे। उन्होंने बारडोली का सत्याग्रह 1928 में किया था, वो किसान आंदोलन था गुजरात में। हमको आज जो उनकी सोच थी, उनको कहा जाता है लौह पुरुष, एकता के सूत्र में पिरोने वाले, पूरे देश को बांधने वाले हमारे महानायक। ऐसी बातें आज के दिन पर न कभी किसी राजनेता को करना चाहिए और न किसी देश की पार्टी को करना चाहिए। पर दरअसल कल जो अमित शाह बोल रहे थे, अमित शाह जी दरअसल डिवीजन, उनके मन में ही डिवीजन है, उनकी पॉलिटिक्स डिवीजन की है, तो वो देश को एकता के सूत्र में राह में बांधने के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने सदैव सरदार पटेल को उस नजरिए से नहीं देखा। वो हमारी धरोहर है। कांग्रेस की सरकारों में उनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, 1991 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। सरदार पटेल हो चाहे देश के जो महापुरुष हो, भारतीय जनता पार्टी के पास
देश की आजादी का कोई ऐसा नायक नहीं जिसका नाम लेके ये कह सके कि हमारे मात्र, उस समय बीजेपी तो थी नहीं, आरएसएस था, आरएसएस को बैन करने वाले सरदार पटेल हैं। ये माफी मांग कर आए, उसके बावजूद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई। आज ये सरदार पटेल के नाम पर देश पे जिनका जाना जाता है एकता के लिए, आज उनका नाम लेके डिवीजन की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने सरदार पटेल की 31वीं जयंती पर 31 अक्टूबर 2006 को सरदार पटेल पुरस्कार दिया की स्थापना की। अपर्णा जी, वो कह रहे हैं कि फूट डालो की राजनीति करते हैं आप, दिवस में 26 जनवरी बंटवारे की बात करते हैं। कांग्रेस की सरकार ने शुरू किया और उसका उद्देश्य क्या था? बोलूं क्या? दोनों पुरस्कारों का उद्देश्य देश की राष्ट्रीय एकता के मेरी बात, उनके आदर्शों और आपको 41 साल लग गए क्या? मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे, माननीय, आप बताइए 41 साल क्यों लग गए? फिर अगर आपको इतना सम्मान था उनकी निगाहों में तो आपको 41 साल क्यों लग गए? बताइए 41 साल का वक्त क्यों लग गया? बताइए, इतना ही सम्मान था, भारत रत्न दिया गया, लेकिन पहले दे देते। आप बोल रहे थे, आपकी बात का मैं जवाब दिए देती हूँ। आप कह रहे थे कि आरएसएस को बैन कर दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, तो मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए, हमारे लिए ये हमारे महापुरुष सिर्फ एक राष्ट्रीय, मैं बोलूं क्या? एक एक करके। पंकज मिश्रा जी, आपने सवाल कर लिया ना, अब अपर्णा जी को बोलने दीजिए, वो जवाब आप दे। कह रहे थे आरएसएस का क्या सहयोग था, आप कह रहे थे। देखिए, मैं बता दूं आपको, आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के अगर स्मृतियों को याद किया जाए तो अभूतपूर्व स्मृतियां हैं उनके लिए। इस देश के प्रति जो त्याग और समर्पण रहा है, तपस्या रही है उनकी, वो जहां जहां उनकी नहीं चली वहां वहां आज भी आप देख सकते हो कि जिस प्रकार नेहरू परिवार की चली थी, उस वक्त नेहरू जी की चली थी, तो आज आप भी पीओके के रूप में आप बहुत बड़ी गलती देख सकते हैं उस वक्त लिया गया निर्णय जहां उनकी नहीं चली थी। खैर, इन बातों को आज याद इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम उन्हें सम्मान में याद कर रहे हैं, और सम्मान में ये भी कहेंगे कि उनकी उपेक्षा कितनी हुई है। जब उपेक्षा हुई तो 41 साल क्यों लग गई? उपेक्षा पर सवाल करती भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता, क्योंकि हमने उनके लिए हमेशा सम्मान के दृष्टिकोण से देखा है। वो हमारे लिए एक ऐसे देशभक्त रहे हैं जो इन्होंने हमेशा अपने पद को कभी महत्व नहीं दिया है, उन्होंने हमेशा देश को महत्व दिया। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए आज हम मंचन करते हैं, आज हम उनकी याद में जयंती मनाते हैं, इतने भव्य और दिव्य तरीके से मना रहे हैं। वो इसीलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि सम्मान है। उन्होंने भले ही आरएसएस, आप कह रहे थे आरएसएस का क्या योगदान रहा, तो मैं आपको बता दूं 1930 में सबसे पहले आंदोलन किया था आजादी के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और 1942 में भारत छोड़ो अभियान में आरएसएस ने हिस्सा लिया था। नागरिक सेवा करके 1947 में आजादी के लिए का जवाब है जो आप कह रहे थे आरएसएस का क्या योगदान है। स्वयं सेवकों ने 1962 की चीन की लड़ाई में अपने आप को कितना खपाया था, ये किसी से छिपा नहीं है, ये वो आरएसएस है। देखिए, सेवा समर्पण के लिए आरएसएस काम करती है, राजनीति के लिए काम नहीं करती है। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी, वो कह रहे हैं कि सेवा समर्पण के लिए हमारी पार्टी काम करती है, राजनीति तो आप लोग करते हैं। ऐसी पार्टी मिलना जरूरी था। पहली चीज तो हम ये कह दें कि भारतीय जनता पार्टी को वाकई अपने प्रवक्ताओं को पढ़ाना चाहिए देश का इतिहास। व्हाट्सएप ज्ञान से काम नहीं चलेगा। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन को कह रही हैं कि आरएसएस ने चलाया था। महात्मा गांधी से भी आप छीन लेना चाहती हैं क्या उनके आंदोलन को? गजब के लोग हैं। अरे देश कार्य और वो चीजें नहीं बदल गई। उस समय जनसंघ था, आरएसएस नहीं था। पहले तो यही जान लो कि उस समय आरएसएस नहीं था, जनसंघ था, और उससे पहले हिंदू महासभा थी। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई। आपको मैं एक बात ये कह रहा हूं कि पहले आप जान तो लो कि बंटवारे की राजनीति जिन्ना के साथ मिलकर के हिंदू महासभा ने की थी, जिससे जनसंघ बनी है, और जिस जनसंघ से आरएसएस बनी है। आप सबसे पहले इस बात को जान लीजिए। और दूसरी बात ये, 1925 में विजय उपाध्याय जी, अरे भाई सुप्रो, व्हाट्सएप ज्ञान ज्यादा मत परोसो। तुम्हारे पास एक भी महापुरुष ऐसे नहीं है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में, आंदोलन में भाग लिया। हाँ, जरूर ये रहा है कि उन लोगों ने गवाही देकर हमारे शहीद करवाए हो, हमारे जो इतिहास के अंदर हमारे संग्राम नायक थे, उनको आपकी गवाहियों ने किया। अरे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनको भारत रत्न दिया गया, उनकी गवाही पर लीलाधर वाजपेयी जी को 3 साल की कैद दी गई है, सश्रम। लेकिन ये एक बात अलग है कि किसी के 2 पार्ट हो सकते हैं, उन्होंने देश हित में आगे बहुत काम किया है। ठीक है, विजय उपाध्याय जी, ये भी पटेल के नाम पर पॉलिटिक्स, वोट बैंक के लिए। एक मिनट सुन ले, कंप्लीट कर लीजिए जी। सबसे पहली चीज तो ये कि आज मैं विजय उपाध्याय जी के लिए ताली बजाना चाहता हूं कि उन्होंने जितने भी वक्तव्य दिए हैं वो वाकई अक्षरशः सत्य हैं।
और ऐसा ही होना चाहिए। जब ऐसे महापुरुष को किसी भी चीज में बांटा नहीं जा सकता, वो देश की धरोहर है, किसी एक पार्टी विशेष की नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अमित शाह जैसे लोगों को, जो कि गृह मंत्रालय को होल्ड कर रहे हैं, संवैधानिक पद पर हैं, ऐसी शब्दावलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सर वक्त की कमी है, जल्दी से विजय उपाध्याय जी। यूनिटी की आप मूर्ति बनाते हैं और दूसरी तरफ देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। विजय उपाध्याय जी, पटेल के नंबर पॉलिटिक्स ये भी वोट बैंक के लिए ही? नहीं, देखिए दुर्भाग्य है कि राजनीति होती है प्रतीकों की राजनीति में। आज जब देखिए पिछड़ों की राजनीति जब आगे बढ़ी है तो उसमें प्रतीक चुने गए, तो पिछड़ों की राजनीति के एक बड़े प्रतीक के तौर पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी चुन लिया गया। अब ये दुर्भाग्य है देश का, और जो राजनीति का पतन है उसमें ऐसे ऐसे प्रतीकों को, सुभाष चंद्र बोस को कायस्थ समाज चुन ले अगर, तो हम लोग क्या करेंगे? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो किसी भी बड़े महापुरुष को जाति के आधार पे बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, वर्ग के आधार पे नहीं देखना। उनके राष्ट्र के प्रति जो कंट्रीब्यूशन है, जो कंट्रीब्यूशन पटेल जी का है वो अद्भुत है। आप 533 से ज्यादा रियासतों का विलय, कल्पना करना मुश्किल है कि आज के दौर में हो तो पार्टियां उनके समर्थन में खड़ी हो जाएंगी कि नहीं नहीं ये तो अलग ही रहना ठीक है। तो ये एक मुश्किल दौर था, लेकिन उन्होंने उसको एक सूत्र में देश को पिरोया। इसलिए हमें पटेल जी को नमन करना चाहिए। इसीलिए हमें पटेल जी को नमन करना चाहिए और राष्ट्र को जो एकजुट होने के लिए उन्होंने अपना समर्पण दिया है उसको याद किया जाना चाहिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।